हेलो गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, अपनी स्पीति राइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रखे थे एंड जनरली भी मेरे से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे थे कि कितना पेट्रोल चार्ज आया और आइटिनरी भी क्या मैंने फॉलो करा था, मतलब क्या रूट फॉलो करा था, रूम रेंट क्या था। तो ये वीडियो ओवरऑल होने वाला है उससे ही रिगार्डिंग, और वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग सके अगर आप लोग बाइक से जाने की सोच रहे हो स्पीति तो बिना किसी देरी के जो है सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं पेट्रोल की। तो मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट करी थी तो बाइक जो है वो चली थी ऑलमोस्ट 20,080 किलोमीटर्स एंड जब ये जर्नी कंप्लीट हुई थी मैं वापस अपने सोसाइटी आ गया था तो बाइक चल रही थी लगभग 22,020 किलोमीटर। तो अगर इन दोनों को माइनस करते हैं 22,020 किलोमीटर में से 20,080 किलोमीटर को तो लगभग 1940 किलोमीटर आता है एंड मैं इसका ऑन एन एवरेज निकाल के मैं बता दे रहा हूँ 1940 और मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ जो कि एवरेज ऑलमोस्ट 27 की दिया था इसने 27। तो आ जा रहा है इसमें कि 71.85 लीटर जो है वो पेट्रोल लगा है। और पेट्रोल के जो चार्जेस हैं अभी एक जनरली मान लो तो हर जगह के जो है 97-98 हैं, तो मैं ऑन एन एवरेज 98 मान लेता हूँ। तो 72 मैं ले लेता हूँ इंटू 98, 72 इंटू 98 करा तो 7,056 रुपये, मतलब लगभग 7,000 रुपये का इसमें पेट्रोल लगा है। बाकी दोस्तों मैंने डिटेल में भी इस पर वीडियो बना रखा है कि एवरेज क्या देती है ये बाइक, तो ये डिपेंड करता है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे भी क्लियर करना चाहूँगा कि इस बाइक की जो एवरेज है ना बहुत ही रफली चलाओगे तो 20 की एवरेज देती है, और अगर आप माइलेज अच्छे से थोड़ा निकालना चाहोगे तो मेरे को अभी तक मैक्सिमम इसने 30-31 की भी एवरेज दिया है। बाकी इस ट्रिप पे जो है वो मैंने एवरेज मान के रखा है कि 27 का इसने एवरेज दिया है, और कैलकुलेट भी मैंने करा था तो अराउंड 7-7.5 हज़ार का मैंने पेट्रोल डलवाया है ओवरऑल। तो जो है 7,000 का पेट्रोल इसमें डला है। नेक्स्ट जो है वो अब हम बात करते हैं कि मैंने रूट कौन सा फॉलो करा था जिसमें कि 1940 किलोमीटर ये बाइक चली। तो रूट जो है वो मैंने फॉलो करा था, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा था नोएडा से। तो नोएडा टू चितकुल जो है वो मेरा फर्स्ट टारगेट था। तो नॉन स्टॉप तो मैं चितकुल नहीं पहुँचा था, मैं नोएडा टू नारकंडा जा पाया था। बाकी वो डिपेंड करता है कैपेबिलिटी पे कि आप डायरेक्ट भी अगर जाना चाहो तो थोड़ा आपको रात में चलाना पड़ेगा, लेकिन रास्ता जो है वो अच्छा नहीं, आगे उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो मैं नोएडा से निकला था, नोएडा टू नारकंडा गया था, नारकंडा में रुका था, फिर नारकंडा से मैं चितकुल गया था। फिर मेरा जो है उसके आगे का रूट जो था मैं चितकुल में रुका, फिर अगले दिन जो है चितकुल से मैं कल्पा गया, फिर मैं कल्पा में रुका, कल्पा से फिर जो है नाको ताबो होते हुए मैं फिर सीधे काजा गया था। तो ये रूट मैंने फॉलो करी थी और आते टाइम में जो है वो काजा से सीधे वापस नोएडा आया था, नॉन स्टॉप वो भी। तो ये सारे वीडियो वैसे मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, वो भी अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप देख सकते हो। बाकी इसके बाद जो है मैं रूट की बात कर लेता हूँ, रूट कैसा था। ये तो मैंने जो था वो बता दिया कि रूट जो मैंने फॉलो करा, और एक तरह से आप कह सकते हो कि आइटिनरी जो है आप लोग भी रख सकते हो। जनरली हर कोई ऐसा ही रूट रखता है। यहाँ से अगर आपको स्पीति जाना है तो आप चितकुल जाओ, चितकुल से आप कल्पा जा सकते हो क्योंकि बहुत अच्छी जगह वो भी है। कल्पा से आप अगर चाहो तो आप नाको में रुको, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट जो है काजा जा सकते हो। बाकी रूट की कंडीशन क्या है उसकी मैं बात कर लूँ तो रूट दोस्तों जो है वो बिल्कुल ओपन है। दोस्तों आज मैं ये वीडियो जो है 3 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरी जर्नी जो थी वो मार्च में थी, अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, और ये जर्नी लगभग 8-10 दिन की थी लगभग। तो उस टाइम पे रूट जो है इवन फरवरी से ही रूट जो है वो खुल गए थे, और अगर आप अभी भी मैप पे चेक करोगे तो वो विंटर क्लोज करके आ रहा होगा, बट रूट जो है वो खुले हुए हैं। बाकी रूट की कंडीशन मैं बताता हूँ। सबसे पहला रूट जो है अगर आप दिल्ली या फिर नोएडा या फिर कहीं से भी जा रहे हो शिमला के साइड से, बाकी मनाली साइड वाला रूट जो है वो क्लोज है, अभी वो नहीं खुला है। तो शिमला साइड से आप होते हुए, शिमला से आप नाको ताबो काजा होते हुए ऐसे आप स्पीति जा सकते हो। तो सबसे ख़राब रूट जो है वो सबसे पहला मतलब मैं बोलूँगा वो मतलब ख़राब नहीं है, हाईवे ही है पर बहुत ख़राब हाईवे है। तो नारकंडा मतलब आप जब जाते हो शिमला से आगे तो शिमला से नारकंडा वाला रूट आपको सबसे पहला ख़राब जो है रूट वो मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो है वो आपको अगर चितकुल जा रहे हो तो करछम से, जहाँ से आपके रास्ते डिवाइड हो जाते हैं, करछम से आप कल्पा साइड भी जा सकते हो जहाँ से आप नाको ताबो होते हुए काजा चले जाओगे। बाकी करछम से ही आप जो है चितकुल को भी जाते हो। तो करछम से चितकुल का रास्ता बीच में सांगला होते हुए जो 40 किलोमीटर का वो रास्ता है वो बहुत ख़राब रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसमें कि 40 किलोमीटर आपको कवर करने में 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। ये कंडीशन जो है अभी मैं मार्च में गया था, मार्च की मैं बता रहा हूँ।
बाकी आप लोग ये वीडियो कब देख रहे होगे ये आप लोग ज़रूर से कमेंट करना, और ये क्या कंडीशन रहेगी अगर कोई जा रहा होगा तो वो भी कमेंट करना। एंड उसके बाद जो है आप जब वापस आओगे चितकुल से और कल्पा साइड जाओगे, करछम वापस आके फिर वहाँ से कल्पा जाओगे, तो आप जब रिकोंग पीओ से आगे निकलोगे कल्पा साइड को, तो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का पैच जो है वो भी बहुत ख़राब हो रखा है अभी। देन उसके बाद जो है आपको फ्रेश हाईवे मिलने वाला है, और ये आपको मिलेगा ताबो तक। बस बीच में मनिंग नाला जो पड़ता है उसके थोड़े से पहले जो है हमेशा वहाँ पे लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा होते रहता है, तो वहाँ पे आपको हो सकता है चांसेस है कि ख़राब मिले रास्ता। अभी नाकों से लगभग 2 किलोमीटर आगे हूँ, और यहाँ से देखो लैंडस्लाइड अभी जो है अभी रिसेंट में हुई, हटाया गया, और यहाँ से भी देखो थोड़े थोड़े जो है ना वो मिट्टी नीचे आ रही है। थोड़ा रुके फिर मैं आगे बढ़ूँ। ऊपर से देखो अगर दिख रहा हो तो वो पत्थर जो हैं उनके बीच से ये धूल भी देखो उड़ रहा है प्रॉपर। ये देखो भाई कितनी ज़ोर से अब हवा चलने लगी, ये हवा का पूरा बवंडर ही आ गया। ऐसे में तो ऐसे में निकलना थोड़ा रिस्की रहेगा, थोड़ा वेट करते हैं। अदरवाइज़ मेरे को जाने और आने में सिर्फ 2 बार जो है वो रास्ता ख़राब मिला है, कल्पा टू काज़ा के बीच में, जो कि कल्पा टू काज़ा नहीं बोलूँगा, कल्पा टू नाको मैं बोलूँगा। 2 बार मिला है, जिसमें कि आते समय तो पूरा ही रोड ब्लॉक था, हैवी लैंडस्लाइड हुई थी, और जाते समय वही मलिंग नाला से पहले जो है वो पत्थर गिर रहे थे। बाकी बीच में तो बहुत सारे शूटिंग स्टोन जोन पड़ते हैं, तो वो तो गिरते रहता है दोस्तों। और स्पीति वैली आप लोग जान ही रहे हो कि उसी के लिए फेमस ही है, बहुत प्यारा सा व्यू आता है, मतलब आप लोग जाओ और ख़ुद एक्सपीरियंस करो। नेक्स्ट जो है वो रास्ता ख़राब आपको मिलेगा ताबो टू काज़ा। बहुत ही ऑफ रोडिंग है, बिल्कुल प्रॉपर हैवी ऑफ रोडिंग है। और अभी मैं मार्च में गया था, मैं फिर से रिपीट करूँगा, तो कोई भी ऐसा मुझे मतलब कोई भी रास्ता नहीं मिला जहाँ पे हैवी वाटर क्रॉसिंग हो। छोटे मोटे वाटर क्रॉसिंग तो आते रहे, बट कोई बड़ी वाटर क्रॉसिंग नहीं मिली। बट अब जो है वो कंडीशन थोड़े चेंज हो चुके होंगे, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ चुकी हैं। मैं गया था तो प्रॉपर स्नो वगैरह पड़े हुए थे, अभी जो है वो स्नो पिघलते हैं तो बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग भी आ जाते हैं, तो उस टाइम पे कोई वाटर क्रॉसिंग नहीं थी। तो ये था प्रॉपर जो है रूट का कंडीशन। बाकी वापस आने के लिए भी सेम रूट मैंने फॉलो करा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिवाय एक लैंडस्लाइड हैवी हुआ था बीच में, और पू के जस्ट लगभग 5 से 7 किलोमीटर आगे हुआ था वो। यहाँ पे हो गया जी रोड क्लोज़र, ये देखो। अब कितना टाइम लगेगा इसमें पता नहीं, काम लगा हुआ है, हटा रही है मिट्टी जेसीबी। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों वो मैं बात कर लेता हूँ रूम रेंट का, या फिर होटल रेंट कह लो। तो होटल का जो है चार्ज वो हर जगह कॉस्टली ही था। मतलब मैं यहाँ से जब निकला था, और फर्स्ट डे मैं बोलूँगा जब मैं नारकंडा में रुका था, तो नारकंडा में मुझे लगभग 800 रुपये का मिला था रूम रेंट, जो कि मैंने बात करके 500 उन्हें पे करा था, क्योंकि मैं रात में पहुँचा था और सुबह ही निकलना था, तो उन्होंने दे दिया था। बाकी ऑन एन एवरेज जो है आपको चार्ज वहाँ पे लगभग 800 से 1200 रुपये में जो है ठीक ठाक सा होटल मिल जाएगा। नारकंडा के बाद जो है नेक्स्ट मैं चितकुल में रुका था, और चितकुल में मैं जब रुका हुआ था तो वो ऑफ सीजन था, तो उस समय थोड़े चार्जेस कम थे, मतलब 1,500 से 2,000 था। तो मुझे मिला था लगभग कितने में मिला था, लगभग अराउंड 1,500 में ही मिला था उस टाइम पे। और अभी चार्जेस जो हैं वो थोड़े बढ़ चुके हैं, क्योंकि सीज़न आ गया है जाने का, तो अभी जो है लगभग 2 से 2,500 मिलेगा। और मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि मैं जब भी रुकता हूँ होटल में रुकता हूँ, इस वजह से रुकता हूँ क्योंकि लगेज वगैरह होते हैं, गाड़ी की सामान होती है, कपड़े भी होते हैं, तो मैं डोरमेट्री वगैरह में नहीं रुकता हूँ। अदरवाइज़ डोरमेट्री भी बढ़िया ऑप्शन है, अगर कोई रुकना चाहे तो डोरमेट्री में रुक सकता है। बहुत कम चार्जेस रहते हैं, 300, 500, 600 पर नाइट के ऐसे चार्ज रहते हैं। तो इसके बाद जो है मैं फिर चितकुल से कल्पा में रुका हुआ था, तो कल्पा में जो चार्ज थे वहाँ के भी लगभग 1500 चार्ज थे, और अभी चार्जेस जो हैं वो लगभग 2,500 हैं, 2 से 2,500 हैं। मतलब थोड़े से आप नॉर्मल रेंज में लोगे तो वो लगभग 1 से 1,500 में मिल जाता है, पर थोड़ा सा आपको देख के लेना पड़ता है, तो वो लगभग थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है वो काजा, फिर मैं सीधे रुका था, कल्पा से निकला था तो, और सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें जो हैं वो काजा में ही थी। और काजा में जो है रूम रेंट मैंने 2,000 पर नाइट पे करा था, और 3 दिन रुका हुआ था। एंड अभी जो चार्ज है वो 2,500 से 3,000 हो गया ऑलमोस्ट। और फिर से मैं वही बताना चाहूँगा कि मैंने हर जगह होटल ही लिया है, क्योंकि मेरे को लगेज वगैरह भी रखना था, तो मैंने हर जगह होटल ही लिया है, बाकी डोरमेट्री के ऑप्शन रहते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं बात कर लेता हूँ फूड का, कि फ़ूड के चार्ज क्या हैं। तो एक सिंगल पर्सन का जो है चार्ज, सबसे पहले मैं नारकंडा में रुका हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा सा ठीक था, मतलब कि 250-200 में आपको एक टाइम का बड़े आराम से अच्छे से आप खाना खा सकते हो। सेम चितकुल में भी था, चितकुल में थोड़ा सा कॉस्टली था, लगभग आप 300 तक खा लोगे आराम से, और उतना ही था कल्पा में भी।
बाकी सबसे कॉस्टली जो है खाना वो काज़ा में ही था। मतलब अगर आपको नॉर्मल खाना खाना है, मतलब आप जा रहे हो जर्नी पे 1 हफ्ते 10 दिन के लिए 8 दिन के लिए, तो आपको ऐसा नहीं कि काम चलाने वाला खाना खाना है, आपको प्रॉपर खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो एक टाइम का मतलब दाल चावल रोटी सब्जी, उसमें सब कुछ आप इंक्लूड कर लो, सैलेड वगैरह, तो आपको लगभग काज़ा में जो मेरे को चार्ज पड़ा था सिंगल पर्सन का एक टाइम के खाने का, वो अराउंड 400 से 450 था भाई। तो सबसे महंगा काज़ा में ही पड़ा था। और एट लास्ट अब मैं बात कर लेता हूँ कि ओवरऑल क्या चार्ज पड़ा, पेट्रोल का, होटल का, मतलब रूम रेंट का, उसके बाद खाने पीने का, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज कुछ ख़राब हुआ या फिर कुछ सही करवाने में। बाकी ऐसा तो कुछ ख़राब नहीं हुआ था। तो ओवरऑल जो है मेरी ये पूरी जर्नी का चार्ज जो है वो अराउंड 25,000 था दोस्तों, 25,000 अराउंड लगा था। एक और चीज़ मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि आप कुछ चीज़ें जो है अपने साथ कैरी कर सकते हो, जो कि मैं हमेशा ही कैरी करता हूँ। बाकी स्पीति राइड पे आप जा रहे हो तो आप कंपलसरी कैरी ही करो। एक टायर इन्फ्लेटर और एक जो है वो ट्यूबलेस टायर रिपेयरिंग किट आप अपने साथ ज़रूर से रखो, क्योंकि इमरजेंसी में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एंड मैं तो सर्दियों में गया था, अभी तो मौसम चेंज हो जाएगा, तो अगर सर्दियों की प्लान है, अगर मान लो नेक्स्ट सीजन जाने की या फिर कभी भी, तो जंप स्टार्टर भी रखो साथ में। मतलब कई बार क्या है कि लो टेम्परेचर होने की वजह से बैटरी जो है वो बहुत जल्दी ही वो डिस्चार्ज होती है या फिर कह सकते हो डिग्रेड हो जाती है। तो उसके लिए जंप स्टार्टर आप रख सकते हो, बट 2 चीज़ें तो ज़रूर से रखो, टायर इन्फ्लेटर और सेल्फ रिपेयरिंग किट, जो कि टायर पंक्चर वगैरह हुआ तो आप तुरंत से ठीक कर लो। बाकी फ़र्स्ट एड में आप तो साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें तो आप हर कोई मतलब रखता ही है, तो फर्स्ट एड में कुछ दवाई वगैरह रख लो। तो दोस्तों ये थी आज की ओवरऑल वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड घूमने के भी सारे कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग एंड एन्जॉय।